ये जो आया था वो महाराजी एलिजाबेथ का एक आदेश पत्र था, उसके तहत बात बता रहा हूँ अभी आपको। तो आज आपका टॉपिक है द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 1591 ईस्वी। पंद्रह सौ 1591 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारी फिज जो भारत, श्रीलंका, सुमात्रा, मलाया की भ्रमण पे आया था और जब यहां से वो वापस गया इंग्लैंड तो उसने भारत की भव्यता के बारे में वहां के प्रशासन और वहां के निवासियों को बताया कि मैं एक ऐसे राष्ट्र में गया जिसकी भव्यता देखने लायक है। ठीक है, कल फ्रांसीसी आपने पढ़ा, ये फ्रांसीसी से पहले है। ठीक, यानी भव्यता किस चीज की? जो भव्यता पुर्तगालियों ने पाई है, व्यापारिक भव्यता, जो चीजें भारत के पास है, इसका यह मानना था कि जो चीजें भारत के पास है शायद ही कहीं पे है या किसी राष्ट्र में है। ठीक है, इसके विचारों से 100 व्यापारियों ने ब्रिटिश 100 व्यापारियों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडिया। आप पढ़ते हो भारत के इतिहास में द ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी 1702 के काल में आई। यानी अभी जो कंपनी भारत में आई है उसका ये नाम है पूरा, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट। ठीक है ना, प्रशासन भी है इसमें और कंपनी ऑफ मर्चेंट व्यापारियों का समूह, ये व्यापारी दोनों का सहयोग है। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अच्छाई क्या है कि ये सरकार का समर्थन है, लेकिन ये संस्था प्राइवेट है, यानी सरकार का नियंत्रण इस पर नहीं है। दोनों में अंतर समझिएगा। डच और फ्रांसीसियों की स्थिति क्या थी कि वो कंपनियां क्या थी? सरकारी थी, सरकार का नियंत्रण था। विदेशों में अगर कोई भी चीजें होती थी तो उस कंपनी पर भी प्रभाव पड़ता था। फ्रांसीसी और ब्रिटिश के लिए यही कहा जाता था कि यूरोप में चला तोप का एक गोला, वो हर स्थान पे चलने लगता था जहां ये दोनों जातियां मौजूद हैं। ठीक है ना, आगे वो भी चीजें आई। तो क्या हुआ, 100 व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जो पूर्वी भारत की ओर व्यापार करेगी। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम द फर्स्ट ने इस कंपनी का पूर्ण समर्थन किया। देखिए, व्यापार चल रहा है, पुर्तगालीज भी है, क्या चाहे, अभी दो की बात हो रही है, फ्रेंच इसके बाद है, लेकिन चूंकि ये टॉपिक बड़ा था तो मैंने कहा था आज इसकी चर्चा होगी। तो एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या किया? उनका पूर्ण समर्थन किया कि ठीक है, आप कंपनी बना रहे हैं और शासन आपकी सहायता करेगा, जहां जरूरत होगी शासन आपकी सहायता करेगा। और क्या किया? 15 वर्षों के लिए इस कंपनी को पूर्वी भारत के व्यापार का एकाधिकार दे दिया कि 15 वर्षों तक आप इस क्षेत्र में व्यापार करेंगे। कैसे करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, हमारा आपका समर्थन है। और अभी स्थिति क्या है? अभी केवल व्यापार है, अभी व्यापार से आगे कुछ भी नहीं। ठीक है ना, आपने जब कल डुप्ले को पढ़ा तो डुप्ले का विचार क्या था कि अगर हम समुद्र में मजबूत ना हो तो हमें क्या करना चाहिए?
राजनीतिक क्षेत्र में मजबूत हो जाना चाहिए, ठीक है, कि हम अपने क्षेत्र में किसी को आने ना दें। अगर हम बाहर ना जा सकें तो कोई अंदर भी ना आने दें। यह उसने विचार दिया। और इतिहास में डुप्ले का जो विचार है, उसी विचार को अंग्रेजों ने आगे बढ़ाया भारत में। क्योंकि आप जब कर्नाटका का वार देखेंगी, कर्नाटका का युद्ध जब इसके आगे आएगा, उसमें आप देखेंगी कि कैसे मुट्ठी भर यूरोपियों ने बड़ी से बड़ी सेना को पराजित कर दिया भारत में। यानी सीमित साधन से उन्होंने बड़ी सेना को पराजित कर दिया अपने योग्यता के बल पे। इतिहास के विद्यार्थी को यह समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, यानी यहां पे ये चीज समझाई गई कि अगर आप में योग्यता है तो आप चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। ये आप पे भी लागू हो रहा है, ठीक है। 1609 ईस्वी कंपनी ने हॉकिंस को भेजा है मुगल दरबार। और मुगल दरबार किस लिए? व्यापार के लिए, अनुमति के लिए। यानी व्यापारिक अनुमति चाहिए, इसके लिए कहां जाना है? मुगल दरबार। और ये शासनकाल है औरंगजेब का? नहीं सर, बताइए किसका है? मुगल सम्राट जहांगीर। जहांगीर के पिता ने, कौन पिता है? वेरी गुड। जहांगीर के पिता ने यानी अकबर ने उसके लिए एक विशाल साम्राज्य छोड़ा है, विशाल शक्ति छोड़ी है और बहुत सारा धन। अगर आप जहांगीर के प्रशासनिक काल को पढ़ें तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि सब कुछ मिल गया उसे अपने पिता से, ठीक है। कुछ चीज़ों को छोड़ के जो उसने किए हैं, सब कुछ पाया है उसने। और मुगल सत्ता इस काल में सबसे मजबूत सत्ता है, यानी बिना इसकी अनुमति के आप कुछ भी नहीं कर सकते। कल देखिए, मैंने चर्चा किया था कि दक्षिण भारत में 2 कंपनियां कहां पहुंची थी? दक्षिण भारत में बहुत लंबा समुद्री यात्रा तय करके, लेकिन फ्रांसीसी और ब्रिटिश सीधे मुगल दरबार में पहुंचे। उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि इतना लंबा तय करें और यहाँ आए। दक्षिण भारत में उनसे इजाजत ले, उससे बेहतर है कि हम उस व्यक्ति से इजाजत लें जिसका विस्तृत क्षेत्र है। तो हॉकिंस कहाँ पहुंचा है? जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर को प्रभावित करने में वह कामयाब रहा। जहांगीर चाहता भी था कि इसे कुछ सुविधाएं दी जाए, लेकिन समस्या यहाँ कौन था? पुर्तगालीज। क्योंकि पुर्तगालीज पहले से हैं और दरबार में अच्छा दखल रखते हैं। पुर्तगालियों ने क्या किया? दरबारियों को अपनी ओर मिला लिया। दरबारियों को अपनी ओर मिला लिया, ठीक है। कैसे? धन देकर, स्वाभाविक है, ठीक है ना। तो क्या हुआ? दरबारियों ने इसका विरोध कर दिया कि अंग्रेजों को सुविधाएं। और जब अपने विरोध कर रहे हैं, जिनका हमें समर्थन चाहिए, जो हमारे सहयोगी हैं, तो स्वाभाविक है जहांगीर ने क्या किया? मना कर दिया कि मैं आपको सुविधाएं नहीं दे सकता हूं। तो परिस्थितियां क्या हुई? हॉकिंस को वापस लौटना पड़ा। इसी समय 1612 में थॉमस वेस्ट, जिसके पास एक जल सेना की टुकड़ी है और फारस की खाड़ी, जहां पे पुर्तगालीज का वर्चस्व है, इसने पुर्तगालियों को फारस की खाड़ी में पराजित कर दिया। ये टर्निंग पॉइंट है। आप शक्तिशाली हो, आपने
दरबार में दरबारियों को अपना सहयोगी बना लिया, बादशाह को यह बताने में आप सफल रहे कि हम मजबूत हैं। लेकिन जब आप पराजित हुए तो यह सूचना मुगल दरबार में भी पहुंची होगी। ठीक है, आपकी स्थिति कमजोर हुई। नतीजा क्या हुआ कि 1613 में इसकी चर्चा होती है क्योंकि ब्रिटिश इतिहास के बारे में इन्होंने लिखा भी है। ठीक है, सर टॉमस हुड किसके काल में आया था? जेम्स प्रथम, ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम। ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को 1613 में जहांगीर के दरबार में भेजा। वही चीजें हैं जो चीजें हॉकिंस प्राप्त करना चाहता था। टॉमस रो का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक था और उसने क्या किया? उसने जहांगीर को पूर्ण रूप से प्रभावित कर लिया और उससे अनुमति प्राप्त कर ली। लेकिन इसके पीछे कारण भी है। जहांगीर के पूरे शासनकाल में एक व्यक्ति का ज्यादा प्रभाव है। आपने नाम भी सुना होगा, नूरजहां। ये नाम जहांगीर ने रखा है। ये नाम ओरिजिनल नहीं है, जहांगीर ने रखा है। इसका मतलब क्या होता है? सारे जहां का नूर। ठीक है ना? सारे जहां का नूर जहां समाहित हो उसे नूरजहां बोला जाता है। मोबाइल शांत रखता है। चलिए, आसिफ खां नूरजहां का भाई। ठीक, शाहजादा खुर्रम। कोई जानता है? शाहजादा खुर्रम कोई बताएगा? तो बेटा कौन? वेरी गुड। शाहजहां सारे जहां का मालिक, इसका मतलब होता है। ठीक है ना? आसिफ का नूरजहां का भाई और शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां। ठीक है, मुगल युवराज का है, राजकुमार। ठीक है, शहजादा यानी उस काल में शहजादा बोला जाता है। क्या हुआ? टॉमस रो ने आसिफ खां से मित्रता कर ली। बुद्धिमान व्यक्ति, देखिए बुद्धिमान व्यक्ति उसी से मित्रता करता है जिससे पता हो कि ये काम आसानी से करा देगा। जहांगीर के पूरे शासनकाल में नूरजहां का वर्चस्व यानी पूरा का पूरा प्रशासन नूरजहां चलाती थी। ठीक है, आसिफ खां एतमाद दौला, ये दो किरदार है। ठीक है ना? इनके तो टॉमस रो ने क्या किया? आसिफ खां से मित्रता कर ली, क्योंकि आसिफ खां जो कहेगा वो इसे मंजूर करना पड़ेगा। कह सकते हो आप, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है। ठीक है, ये तो हो गया। उसने शहजादा खुर्रम से भी मित्रता कर ली और बदले में शहजादा खुर्रम ने उसे भारत में यानी भारत के हिस्से में, सूरत की बात होती है, यही पहली फैक्ट्री लगी है, सूरत और अन्य क्षेत्रों में फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे दी। ठीक है, हॉकिंस ने सीधे जहांगीर से संवाद किया
और टॉमस रो ने उन लोगों से संबंध बनाए जिनके द्वारा कार्य कराए जा सकते थे। हॉकिंस और टॉमस रो में ये अंतर था। ठीक है, तो स्थितियां क्या हुई कि सूरत में उसे क्या मिल गया, फैक्ट्री खोलने की इजाजत। अहमदाबाद, हड़ौज, ये सब गुजरात के हिस्से हैं, और आगरा, पटना का क्षेत्र। ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या हुआ, ब्रिटिश फैक्ट्री खोली गई। 1611 में एक चीज कॉमन देखिए आप, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे सभी कंपनियों ने अपने कारखाने खोले, जिसमें से मसौलीपट्टम एक है। यहां पे आपने देखा कि डच, पुर्तगालीस, फ्रांसीसी सब आए, ब्रिटिशों ने भी यहाँ पे, ठीक है। 1622 में फारस की खाड़ी, 1622 ईस्वी में फारस की खाड़ी से अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पूर्णतया समाप्त कर दिया। ठीक है, फारस की खाड़ी में वर्चस्व किसका है, पुर्तगालियों का। और अंग्रेजों ने क्या किया कि 1622 ईस्वी तक फारस की खाड़ी से पुर्तगालियों को पूर्णतया हटा दिया, यानी फारस की खाड़ी पे अब अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया। 1633 बालासोर, हरिहरपुर, ये न्यू आया। बालासोर का जिक्र पहले भी हुआ। ये दोनों क्षेत्र उड़ीसा के क्षेत्र, ठीक है ना। और उस समय बिहार, उड़ीसा, ये दोनों क्षेत्र बंगाल के अंतर्गत आते थे। 1633 ईस्वी में बालासोर और हरिहरपुर में भी फैक्ट्रियां खोली गई। ठीक है, 1634 आते आते उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की इजाजत मिल गई। कर मुक्त व्यापार क्या है, जिसका कोई टैक्स ना दिया, यानी अगर आप जिस क्षेत्र में व्यापार करने आए हैं वहां के प्रशासन को आपको कोई टैक्स नहीं देना है। टैक्स में छूट हो गई। यानी अंग्रेज जो टैक्स देते थे वो उनका बच गया। उन्होंने इसके बदले में कीमत में कमी नहीं की। ठीक है, टैक्स की जब छूट मिलती है तो वस्तुओं का दाम क्या होता है, कम होता है। बढ़ा देंगे आप, घट जाता है जी, ठीक है। लेकिन इनके लिए क्या फायदा हुआ, मूल्य उतना ही था, कर भी बच गया, यानी दोनों तरफ से इनको फायदा हुआ। 1639 में में मसौलीपट्टम में कारखाने की स्थापना हुई। 1639 में इसे किलेबंद बनाने की इजाजत हो गई। किलेबंद का मतलब किले के रूप में, यानी आप किसी आक्रमण से उसकी सुरक्षा कर सके। ठीक, यानी पहला व्यापारिक संगठन है जिसे किलेबंद, यानी अपने कारखाने को किलेबंद करने की इजाजत प्राप्त हुई। सोलह सौ 50 से 51 के काल में
हुगली, हुगली किस क्षेत्र में पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पटना और कासिम बाजार में भी इन्हें कारखाना खोलने की इजाजत मिल गई। आप शुरू से देखिए कि बहुत धीमी गति से अंग्रेजों ने चीजों को किया। यहां पे इन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि धन देकर या बलपूर्वक किसी चीज को पाया जाए। जहां पर भी जो भी शासक है उसके साथ एक समझौता कर इन्होंने चीजों को प्राप्त किया, बहुत ही आराम से, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन आपने जब डुप्ले को देखा फ्रांसीसी, तो ये बड़ा जल्दी में था। ये चाहता था कितनी जल्दी से चीजों को प्राप्त कर लिया जाए, और उस जल्दबाजी में इसने ये नहीं ध्यान दिया कि कहां समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, समस्याओं का समाधान करने के लिए जो भी इसने कार्य किया उससे समस्याएं और बढ़ गई। अब इस चीज को समझें, उससे समस्याएं और बढ़ गई और स्थिति क्या हो गई कि फ्रांसीसी सरकार इससे इतनी तंग आ गई कि इसे वापस बुला लिया। इतिहास में इतिहासकार कहते हैं कि इसका वापस जाना फ्रांसीसियों के लिए मतलब सबसे बुरा स्वप्न जैसा था, क्योंकि योग्यता में यही था और इसके बाद जो भी आए इसके समान योग्य नहीं थे। ठीक है ना। तो 1650 और 51 में हुगली, पटना और कासिम बाजार में स्थितियां क्या हुई कि उनको कारखाना स्थापित करने की इजाजत मिल गई। क्लीन करना सर, हाँ, इरेज करना है, क्लीन वही तो क्लीन डाल दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। 1649 और 58 का काल, ये काल है ब्रिटिश शासक क्रॉमवेल का। 49 से 58 का काल, ब्रिटिश शासक क्रॉमवेल जिसने एक राजपत्र प्रकाशित किया, एक राजपत्र यानी शासन का आदेश। आप इसे इस रूप में करें, शासन का आदेश क्या कि ब्रिटेन में जो वस्तु आएगी ब्रिटेन में जो भी वस्तु आएगी, ठीक है, वो केवल कंपनी के जहाज से ही आएगी। यानी अगर किसी अन्य जहाज से कोई वस्तु ब्रिटेन में आती है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा या वापस कर दिया जाएगा। एक सरकार है जो अपनी कंपनी की वृद्धि के लिए भरसक प्रयास कर रही है कि कैसे उसके कंपनी की वृद्धि हो। यह राजपत्र इसीलिए निकाला गया कि कंपनी का विकास और तेजी से हो। इसमें उसने एक बात और जोड़ दी, उसने ये सोचा कि जिन देशों से व्यापार हो रहा है कहीं वो कुछ गलत इसका धारणा ना अपना ले। तो उसने क्या किया कि जिन देशों से व्यापार हो रहा है यानी वस्तुएं जहां से लाई जा रही हैं, जो वस्तुएं जिन देशों से लाई जा रही है, अगर उन देशों के जहाज ब्रिटेन आए, अगर उन देशों के जहाज ब्रिटेन आए जो ब्रिटेन को वस्तुएं दे रहे हैं, तो उनको अनुमति है। कहावत में कहता चित भी मेरी और पट भी मेरी, ये दोनों चीजें वही है। एक तरफ तो वो कह रहा है कि कंपनी के जहाज द्वारा ही ब्रिटेन में वस्तुएं आएंगी, दूसरा जोड़ दिया
कि जो देश वस्तुएं भेजते हैं ब्रिटेन में, अगर उनके जहाज आए तो फिर उनको भी सहमति है, वो ला सकते हैं। लेकिन आप स्थिति को देखिए, व्यापार कहां से हो रहा है? भारत मान लीजिए, और दक्षिण पूर्व के देश, यानी भारत के जो नीचे के दक्षिण के पूर्व के देश हैं, उनसे इंडोनेशिया वाले जो भी देश है, आपका मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जो भी देश है, ठीक है, श्रीलंका हो गया, यानी उन देशों से अगर जो वस्तुएं आ रही हैं और अगर इन देशों के जहाज आ रहे हैं ब्रिटेन में, तो वो आ सकते हैं। नहीं तो केवल कंपनी के जहाज आएंगे, किसी और राष्ट्र के नहीं। ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि क्या ये इतने सक्षम है, इनकी व्यापारिक स्थिति इतनी सक्षम है कि ये वस्तुओं को इंग्लैंड ले जा सके? आप चीजों को समझिए कि उसने व्यवस्था क्या बनाई है कि हर हाल में हमारी कंपनी है हमको। एक स्थिति देखिए कि जहां पुर्तगालीज, डच और फ्रांसीसी चीजों को बढ़ाने के लिए प्रयास तो किया, लेकिन इतना कुछ नहीं सोचा। और शासक है, कंपनी प्राइवेट है, लेकिन उसके बाद भी उसका सहयोग कर रहा है। तर्क क्या है कि ब्रिटेन में जो वस्तुएं आएंगी, जो निर्माण होगा, तो ब्रिटेन का क्या होगा? उत्कर्ष होगा, यानी प्रगति होगी। ठीक है, यानी जो धन दूसरे देशों में जा रहा है वो ब्रिटेन में आएगा, और शासक को उसमें से एक निश्चित राशि मिलती थी, ये भी है। तो जितनी प्रगति होगी, शासन को उतना ही लाभ होगा। तो इस कंपनी में क्या किया? शासन ने कोई दखल नहीं रखा, दखल नहीं दिया कि आप कैसे करोगे, लेकिन समर्थन दिया कि शासन का पूरा समर्थन है, जहां तक हो पाएगा, जितना हो पाएगा, शासन आपका सहयोग करे। इस उद्देश्य से उसने क्या किया? राजपत्र निकाला कि जो भी वस्तुएं ब्रिटेन में आएंगी वो कंपनी, यानी कंपनी के जहाज पे ही आएंगी। अब इसका लाभ क्या हुआ? इसका सीधा फायदा हो गया कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी को जो लाभ हुआ उसका एक भाग शासन को भी प्राप्त हो गया। दोनों को लाभ हुए, किसी एक की बात नहीं हो रही, इसमें दोनों को लाभ हुए। शासन को तो लाभ हुआ, ठीक है, और कंपनी को भी लाभ हो गया। तो ये स्थिति थी 1658 का ईस्वी। चार्ल्स सेकंड, ब्रिटिश शासक, इसने क्या किया? कंपनी को कुछ अधिकार पत्र दे दिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जब आप इतिहास को पढ़ती हैं तो यहां चीजों को देख देख कर दिया। एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए दिया और हर बार स्टैंड किया गया, यानी कार्यकाल को बढ़ाया गया। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि दे दिया गया कि आप सब कुछ ले लीजिए, जैसे डच में था कि सब कुछ दे दिया गया, जो मर्जी वो करो। यहां पे चीजें एक एक स्तर से आगे बढ़ रही है। 1658 में शासक चार्ल्स सेकंड ने क्या किया? एक अधिकार पत्र दिया कंपनी को, जिसमें क्या कहा गया कि कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी उन क्षेत्रों में सिक्के ढाल सकती है और दुर्गों का निर्माण कर सकती है। कंपनी
चार्ल्स द सेकंड ने क्या किया? कंपनी को और सुविधाएं दे दी। क्रॉमवेल ने सुविधा तो दी, लेकिन चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? अधिकार पत्र दे दिया कंपनी को। किस चीज का? कि आप अपने क्षेत्र में सिक्कों की ढलाई कर सकते हैं, सिक्के ढाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या किया? दुर्ग की स्थापना। दुर्ग आपने देखा था मसलीपट्टम में, वहां पे किले बंद, यानी किला बंद कर दिया गया, दुर्ग की स्थापना कर दी गई। सेना रख सकती है, ये तो व्यापारिक कंपनी है ना, इसको सेना की जरूरत क्या है? किसी व्यापारिक कंपनी को सेना की आवश्यकता क्यों? यहां तत्कालिक विचार यह था कि आप अपने व्यापार की रक्षा के लिए सेना रख सकते हैं, व्यापार की रक्षा, ठीक है। संधि, समझौता, विग्रह। विग्रह का मतलब अलग होना या तोड़ देना। किसको? ये भी अधिकार दे दिया कि ये मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। आपको अगर लगता है किसी से संधि आवश्यक है तो आप संधि करें, और लगता है कि नहीं नहीं ये संधि उचित नहीं है तो इसे तोड़ने का भी आपको अधिकार है, ठीक। कैथरीन ब्रिगेंजा, बता रहे हैं भाई, बिल्कुल बता रहे हैं। बंबई, ये जिक्र आया था, और आपको पता था कि बंबई पे किसका आधिपत्य था? किसका? पुर्तगाली आधिपत्य। चार्ल्स द सेकंड का विवाह कैथरीन ब्रिगेंजा से जब हुआ तो पुर्तगालियों ने बंबई को उपहार स्वरूप ब्रिटेन को दे दिया। बंबई को उपहार स्वरूप ब्रिटेन को दे दिया जब चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन ब्रिगेंजा से हुआ। ये चीज किसकी है? पुर्तगाली अधिकार है। देखिए स्थिति, पुर्तगालियों ने इसे दिया है किसे? चार्ल्स द्वितीय को। मजेदार बात है, उसका आधिपत्य है, लेकिन ये है किसका? भारत की वस्तु, और दे दिया गया दूसरे को। अपना कुछ नहीं गया बेटा, बात समझिए, इसमें अपना कुछ नहीं गया। उसने क्या दिया? उसने एक जगह को उपहार स्वरूप दे दिया ब्रिटेन के राजकुमार को, वैवाहिक संबंध स्थापित होने के उपरांत। ये भी तो ठीक है। चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? 10 पाउंड, शर्म भी आती है इस चीज को, 10 पाउंड वार्षिक पर इसे कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड, बात समझिएगा, 10 पाउंड, केवल 10 पाउंड वार्षिक में इसे क्या किया? कंपनी को दे दिया, जो ब्रिटिश कंपनी थी। रेंट लेती थी। वार्षिक कितना देना है आपको? 10 पाउंड केवल, बात समझिए, केवल 10 पाउंड आपको खजाने में जमा करना है वार्षिक। और बंबई किसकी अधीन हो गई? कंपनी की। यानी कंपनी को एक क्षेत्र मिल गया बिना कुछ मेहनत किए। केवल एक वैवाहिक संबंध ने कंपनी को क्या दे दिया? सोचिए। चलिए, 1687 का काल, ये काल है मराठों के उत्कर्ष का। मराठे
क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, अपनी राजधानी सूरत में बनाई थी, पहली फैक्ट्री यहीं हुई, तो इसे अपनी राजधानी बनाई। लेकिन जब मराठों का उत्कर्ष होने लगा, मराठे शक्तिशाली होने लगे, तो इन्होंने क्या किया, सूरत से अपनी कंपनी को यानी अपनी राजधानी को क्या किया, बंबई हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, चलिए ये काल है मुगल मराठा संघर्ष, मुगल मराठा संघर्ष का। और ये अंग्रेजों के लिए चिंताजनक भी था और प्रगति करने का एक मार्ग भी था। ठीक है, चिंता इस बात की कि अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मुगलों के सहयोग से चलती थी कि मुगल रक्षा करेंगे, लेकिन जब मराठों से मुगलों का संघर्ष प्रारंभ हुआ और मुगलों की स्थिति कमजोर हुई, तो स्थिति क्या हो गई, अब कंपनी विवश हुई अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए। यहां देखिए जिक्र आया है, ये विचार अनायास नहीं आया है कि कंपनी सेना रख सकती है। अगर भारत में अपनी स्थिति को मजबूत रखना है तो अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी, दूसरों के सहारे हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि जिसके सहारे हम आगे बढ़ने का सोच रहे हैं वो खुद ही दूसरे का सहारा खोज रहा है। जब मुगलों की बात आप करते हैं, औरंगजेब के उपरांत जब आप बात करते हैं, स्थितियां बड़ी विकट हैं। मराठों का उत्कर्ष है और ये चिंता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में मराठा अपना विस्तार कर रहे हैं और मुगल उनका प्रतिरोध नहीं कर पा रहा है। तो अब ये सोच आई कि अब अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, वरना बहुत दिनों तक हम यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। 1681 में जोशुआ चाइल्ड का एक प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ, विचार। ठीक है, इसने क्या कहा कि अगर कंपनी को भारत में प्रगतिशील होना है तो उसे मुगलों की छाया से दूर होना पड़ेगा। मुगलों की छाया मतलब यानी मुगलों के समर्थन से अलग होना पड़ेगा, अपने लिए स्वयं रास्ता बनाना होगा, जिसके लिए उन्हें सेना रखनी होगी, यानी अपनी रक्षा के लिए सेना का निर्माण करना होगा। ठीक है, जोशुआ चाइल्ड का यह विचार माना भी गया, यानी उसके इस विचार को माना भी गया। लेकिन समस्या क्या हुई कि 1688 में ब्रिटेन में ह्विंग दल की शासन आ गया। हाँ में वाह है ह्विंग, ठीक। इसने क्या किया, इस दल ने एक विचार दिया कि केवल एक ही कंपनी क्यों व्यापार करे। एक ही कंपनी क्यों व्यापार करे। पूर्वी भारत या भारत, पूर्वी एशिया छोड़ दिया, भारत या दक्षिण पूर्व के व्यापार पर सभी ब्रिटेन वासियों का अधिकार है, ये विचार लेकर आया। और ह्विंग दल इसी विचार से, इस विचार को उसने अपने चुनाव में प्रमुखता से उठाया
कि केवल कोई एक ही क्यों या 100 लोगों का समूह ही क्यों व्यापार करे। दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर सभी ब्रिटेन वासियों का अधिकार होना चाहिए और अधिकार है। अभी तक देखिए, जो शासन सहयोगी था, एक दूसरा शासन आया है, और आपको ये पता है शासक होता है, आज भी शासक है ब्रिटेन में, लेकिन वहां की संसद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहां की संसद तब भी वही थी, यानी जो दल जीत के आते थे उनके विचारों को महत्व दिया जाता था। ठीक है, तो वही दल आया और इसने यह विचार रखा कि क्यों ना सारे लोग व्यापार करें, कुछ ही लोग क्यों लाभ कमाएं। व्यापार पर सभी ब्रिटेन वासियों का एकाधिकार होना चाहिए। परिणाम क्या हुआ बताइए, परिणाम क्या हुआ? विलियम द थर्ड, जो ब्रिटेन का शासक है, उसने भी इस विचार का समर्थन कर दिया। और समर्थन के पीछे क्या था? विलियम द थर्ड की आर्थिक स्थिति। अब आप कहेंगे राजा है, इसकी आर्थिक स्थिति कैसे कमजोर हो सकती? खर्चा बढ़ गया होगा सर। ठीक है, तो विलियम द थर्ड उसने क्या किया? जो वेन दल ने जो विचार रखा उसका समर्थन कर दिया, और इसके पीछे उसकी आर्थिक स्थिति थी। वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता था। तो स्थिति क्या हुई कि दक्षिण पूर्व और भारत का क्षेत्र, ये जो व्यापार है, इसे नीलाम करने की घोषणा कर दी गई। जो ज्यादा बोली लगाएगा ये व्यापार उसका। बात तो समझे? तो स्थिति क्या हुई? एक नई कंपनी आई जिसने कहा कि वो 20 लाख पाउंड शासन को देगा। 20 लाख पाउंड। और जो पुरानी कंपनी थी उसने 7 लाख पाउंड देने का आग्रह किया। इस नई कंपनी को दक्षिण पूर्व और भारत के क्षेत्र के व्यापार के एकाधिकार को दे दिया गया। और शासन ने फरमान दिया कि 3 वर्षों के अंदर जो पुरानी कंपनी है वो दक्षिण एशिया से या भारत के क्षेत्र से अपने व्यापार को पूर्णतः समेट ले। यानी 3 वर्षों का समय दिया गया कि वो अपने व्यापार को वहां से समेट ले, और इस नई कंपनी को ये दिया गया कि आप अब उस व्यापार को बनाएंगे। अब परिस्थितियां बदल गई। ठीक है, परिस्थितियां अब बदल गई। स्थिति क्या हुई? 1702 1702 का काल आ गया। इंग्लैंड और स्पेन के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, और ये ऐसी परिस्थिति आई क्योंकि अभी तक ये कहा गया कि नई कंपनी क्या करेगी? पूर्वी एशिया की तरफ व्यापार करेगी। पुरानी कंपनी क्या करेगी? 3 वर्षों में अपने व्यापार को समेट लेगी। लेकिन यूरोप की परिस्थिति बदल गई। 1702 में इंग्लैंड और स्पेन के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, जिसने ब्रिटेन में सारी व्यवस्था में परिवर्तन ला दिया।
ठीक है। अब सारा फोकस इस उत्तराधिकार युद्ध पे हो गया। यस सर। व्यापारिक फोकस से ज्यादा अब इस पे हो गया, क्योंकि यूरोप में जो युद्ध होते थे एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र से, वो सम्मान के लिए होते थे, एक राष्ट्र का सम्मान, और राष्ट्र का सम्मान सर्वोपरि था यूरोप में। ठीक है। जब आप यूरोप का इतिहास पढ़ते हैं तो वो बड़ा भयावह है। विश्व के सभी इतिहासों से ज्यादा भयावह इतिहास यूरोप का है। जितनी नई चीजों का इजाद यूरोप में किया गया दंड देने के लिए, उतना किसी भी काल में किसी भी शासन में नहीं हुआ। नए नए चीजें आप सर्च कीजिएगा तो आपको वो हर चीज मिलेगी, दंड देने के नए नए तरीके। उसे एंजॉयमेंट के रूप में देखा जाने लगा। ठीक है। 1708 अर्न ऑफ गोल्डवा फिल्म, या गोल्डवॉल फिल्म। ठीक, कि एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि इन दोनों कंपनियों को मिलाते हुए एक कंपनी का निर्माण किया जाए जो दक्षिण एशिया की तरफ व्यापार करेगी। इस रिपोर्ट की संस्तुतियों को मानते हुए दोनों कंपनियों को एक कर दिया गया और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया, जो दक्षिण एशिया के क्षेत्र में व्यापार करेगी। यानी नई और पुरानी दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक नई कंपनी बनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। (1707 का ईस्वी) औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया सत्ता पाने के लिए, और मुगल शासन में एक अराजकता उत्पन्न होगी। इस अराजकता का लाभ उठाते हुए कंपनी ने क्या किया? बंबई, मद्रास और बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत किया। ठीक है। मद्रास, बंगाल मतलब कलकत्ता, कलकत्ता की बात हो रही है। यहां मैं लिख दूं, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। इन तीनों क्षेत्रों में क्या किया कंपनी ने? अपने व्यापारिक केंद्रों को दृढ़ बना लिया, मजबूत बना लिया। यानी जो अराजकता मुगल शासन में फैली उसका लाभ उठाते हुए इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया एक व्यापारिक कंपनी के रूप में। 1714 ईस्वी मुगल बादशाह फारूक सियर, जो एक असाध्य रोग से ग्रसित था, असाध्य रोग, इसका कोई साधन व्यवस्थित नहीं था। ठीक है। हैमिल्टन, जो एक अंग्रेजी डॉक्टर था, उसने फारूक सियर के उस रोग को क्या किया? दूर कर दिया।
इतिहास में हर चीज जानना है, ये चीज छोड़ी भी जा सकती है, यस सर। लेकिन इसका लाभ कंपनी को क्या मिला, इसको देखिए। एक व्यक्ति जिसने मुगल बादशाह की बीमारी को दूर कर दिया, बदले में क्या मिला? बदले में कर मुक्त व्यापार। बंगाल में, ठीक है, कर मुक्त व्यापार। और देना क्या है? ₹3,000 वार्षिक देकर बंगाल में कर मुक्त व्यापार। इतिहास में कुछ चीजें छोटी लगती हैं, ये चीजें छोटी लगती है, लेकिन एक ये चीज ने क्या कर दिया, इतना प्रभाव डाल दिया। यानी फारूक हैमिल्टन से कितना प्रभावित है कि उसने 3,000 वार्षिक में बंगाल में दे दिया कि आप व्यापार करो। एक प्रकार से करमुक्त आप रोज कर देते हो, लेकिन अब वर्ष में एक बार देना है, ठीक है। दूसरा, $10,000 वार्षिक में सूरत बंदरगाह का उपयोग करने के लिए, क्योंकि वस्तुएं बंदरगाहों से ही जा रही हैं, ठीक है। यानी एक निश्चित रकम हो गई, आय से बहुत सीमित। कर मुक्त व्यापार 3,000 वार्षिक, 10,000 वार्षिक में सूरत बंदरगाह का उपयोग करने का, और मद्रास के क्षेत्र में करों को तो ऐसे रखा गया, ठीक है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में सुविधाएं दे दी गई। उसी प्रकार बंबई में, यानी एक सहयोग के बदले कंपनी को इतना लाभ हुआ। अगर आप लाभों की गिनती करें, इतना लाभ हो गया कंपनी को, ठीक है। ये है प्रगति। अब चर्चा होगी आपकी कर्नाटका युद्ध। ब्रिटिश कंपनी का जो भारत में एकाधिकार है, वह भारत में फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए 3 कर्नाटका युद्ध की देन है। अंग्रेजों की स्थिति जो भारत में दृढ़ हुई, वह इन युद्धों की देन है। कर्नाटका युद्ध 1744 से 48। कारण कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, छोड़ दो बेटा, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध 1740 में। फ्रांस और ब्रिटेन जिनके बीच ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ यूरोप में 1740 में, और उसका प्रभाव मैंने आपसे पहले कहा कि जहां जहां ये मौजूद हैं दोनों, वहां वहां इनके बीच संघर्ष स्वयं शुरू हो जाते हैं। तो यहां भी संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन उसका जो मुख्य कारण था, वो कारण था व्यापारिक, जो व्यापारिक होड़ था, एक दूसरे को पीछे छोड़ने का, यह सबसे प्रमुख कारण था। लेकिन वो कारण तो था,
लेकिन वो स्थिति नहीं आ रही थी जिसकी वजह से दोनों युद्ध कर सके। वो स्थिति मिल गई कि 1740 में जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ और उसकी खबर जब सर वो नोट सर नोट्स पे ऊपर अब अभी यस कीजिए, यस 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 और सर वहाँ से बॉक्स वाला से बस 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 रुक जाओ। हाँ, ऊपर से मैच कर लीजिए, ऊपर से वहाँ पर जो पट दिया है उसके बगल में। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दो अलग है, यस सर ठीक है? ऑस्ट्रेलिया यूरोप में जी। है, ऑस्ट्रेलिया वो तो महाद्वीप है, ठीक है? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध ना यूरोप में नहीं है। ये तत्कालिक कारण है। जो मुख्य कारण है वो है व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे को व्यापारिक हितों से हटाने की प्रतिद्वंदिता। लेकिन उस प्रतिद्वंदिता की वजह से युद्ध हो जाए ऐसी स्थिति नहीं बनी थी। लेकिन जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ 1740 में, और उसकी खबर आते आते इतने वर्ष लग गए, और वो खबर जब भारत आई तो दोनों कंपनियां युद्ध के लिए तत्पर हो गई, ठीक है? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जो ये जानता था कि फ्रांसीसियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उसने क्या किया कि मद्रास के गवर्नर मोर्स, ब्रिटिश गवर्नर से यह अनुरोध किया कि यूरोप में जो हो रहा है उसे होने दें और भारत में हम तटस्थ रहेंगे, मतलब एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि मोर्स को यह पता था कि ब्रिटेन से उसके लिए सहायता चल चुकी है। ये खासियत है ब्रिटेन की कि जहां जहां उसकी कंपनी है उसकी सहायता के लिए व्यवस्था वो बनाए हुए है। मोर्स को ये पता है कि उसके लिए सहायता आ रही है, तो उसने क्या किया, अस्वीकार कर दिया इस प्रस्ताव को। डुप्ले इससे निराश हुआ, उसने क्या किया, कर्नाटका के नवाब अनिरुद्दीन से यह अनुरोध किया कि वह अपने क्षेत्र को युद्ध का मैदान ना बनने दे, ठीक है? अनिरुद्दीन ने एक आदेश पारित किया कि उसके राज्य में ऐसी कोई भी गतिविधि ना हो, मजबूरन अंग्रेजों को भी यह मानना पड़ा, ठीक है? एक तरफ डुप्ले ने क्या किया कि नवाब से यह व्यवस्था बना दी कि अंग्रेज कुछ ना कर पाए, और दूसरी तरफ वह तैयारी करने लगा युद्ध की। व्यवस्था देखिए कि एक तरफ तो वो कह रहा है नवाब से कि आप अपने क्षेत्र में युद्ध ना होने दे, और दूसरी तरफ वह युद्ध की तैयारी करने लगा। मॉरिशस एक फ्रांसीसी बस्ती जिस पर फ्रांस का आधिपत्य है, और जिसका गवर्नर है लाबूदोर ने। डुप्ले ने क्या किया, इससे सहायता मांगी, और लाबूदोर ने एक सेना के साथ मालाबार तक पहुंच गया।
वहां पे उसने क्या किया, ब्रिटिश नौसेना को पराजित किया। ब्रिटिश सेना को पराजित किया। डुप्ले और लाबूदोर्ने की संयुक्त सेना ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। मद्रास जो केंद्र है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस पर अधिकार हो गया। अभी तक वो कह रहा है नवाब से कि आप अपने क्षेत्र में युद्ध ना होने दें। और क्या किया, मॉरिशस के गवर्नर से सहयोग मांगा और मद्रास पर अधिकार कर लिया। क्या लगता है आपको, अनिरुद्ध शांत है? वो भी शक्तिशाली है, वो भी शक्तिशाली है। देखिए इसने क्या दिमाग लगाया, इसने कहा है कि मद्रास जब मैं जीतूंगा तो आपको दे दूंगा। उसने कहा अनिरुद्दीन से कि मद्रास विजय के बाद मद्रास नवाब को सौंप दिया जाएगा। अनिरुद्दीन शांत हो गया। बदले में उसे एक क्षेत्र मिल रहा है, जो उसका क्षेत्र चला गया था वो मिल रहा है। ठीक है, अब मजे की बात देखिए, अधिकार तो हो गया मद्रास पे। डुप्ले और लाबूदोर्ने के मध्य एक विवाद हो गया। लाबूदोर्ने चाहता है कि रकम लेकर मद्रास को फिर से कंपनी को सौंप दिया जाए, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस कर दिया जाए। डुप्ले उस पर अधिकार बनाए रखना चाहता है। समस्या यह है कि इसकी शक्ति ज्यादा है, इसके पास एक बड़ी सेना है, यानी डुप्ले से ज्यादा। तो लाबूदोर्ने ने क्या किया, अंग्रेजों से एक रकम ली और मद्रास उन्हें वापस कर दिया। परिस्थितियां डुप्ले के विपरीत हो गई, लेकिन डुप्ले ने धैर्य नहीं छोड़ा और उसने क्या किया, मद्रास पर पुनः आक्रमण किया और मद्रास को जीत लिया। ठीक है भाई, मद्रास को जीत लिया। फिर स्थिति वही है, मद्रास को जीत लिया गया। ये टकटकी लगाए देख रहा है कि मद्रास मुझे यानी ये अभी भी निश्चिंत है कि डुप्ले ने तो वादा किया है कि मद्रास मुझे देगा, मिलेगा। लेकिन जब डुप्ले ने अपनी क्षमता से, सीमित क्षमता से मद्रास को जीता, तो अनिरुद्दीन की तरफ पलट के भी नहीं देखा। भाई जब मैं देखूंगा आगे देखो, तो बाहर देखो। जब मैं देखूंगा तो तुम मुझसे मांगोगे ना, और मैं सामने से मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं देखूं ही ना। ऐसा इतिहास की बुक में नहीं है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना तुम मुझसे चर्चा करोगे कि तुमने कुछ कहा था, और ना मुझे याद है कि मैंने कुछ कहा था। अब तो मैंने जीत लिया। तो स्थिति क्या हुई कि अनिरुद्दीन इससे बड़ा क्रोधित हुआ, इससे बड़ा क्रोधित हुआ। उसने अपने पुत्र महफूज खां के साथ एक बड़ी सेना भेजी फ्रांसीसियों को पराजित करने के लिए। 1746 ये याद रखिएगा, इतिहास में इस काल का बड़ा महत्व है। 1746 अडियार के युद्ध में फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को पराजित कर दिया। आप सोचिए, एक बड़ी सेना है, कुशल सेना है, और एक सीमित सेना है फ्रांसीसियों की। सीमित सेना ने एक बड़ी सेना को हरा दिया। क्या संदेश गया होगा यूरोपियों के बीच इसका? हमारे सैनिक कोई काम के नहीं।
बेटा ये संदेश गया कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम एक सीमित साधन से इतनी बड़ी सेना को हरा सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं आगे। ये संदेश केवल फ्रांसीसियों में नहीं, अंग्रेजों के मध्य भी गया कि हम भारतीयों को हरा सकते हैं। ठीक है ना? आप किसी चीज के सामने खड़ी हैं और सोच रही हैं कि कैसे पार करेंगे, लेकिन अगर किसी ने पार कर दिया तो आपके मन में भावना है कि मैं भी पार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, कर सकता ये हो सकता है। फ्रांसीसियों ने अगर अडियार के युद्ध में नवाब की बड़ी सेना को हरा दिया तो ये संदेश केवल फ्रांसीसियों के लिए नहीं है, अंग्रेजों के लिए भी है कि ये हो सकता है। समझ रहे? ये हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। 1746-47 का काल, अंग्रेजों ने पौंडीचेरी, चर्चा हुई थी, ये फ्रांसीसी बस्ती है, इसका घेरा डाल दिया, यानी जीतने का प्रयास किया, परंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। 1748 यूरोप में एक्स ला सापेल की संधि, जो उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, यूरोप में एक्स ला सापेल की संधि हुई। इसको बहुत डिटेल में मत जाइए क्योंकि यूरोप का इतिहास अब इंडियन हिस्ट्री में नहीं रहा। ठीक है ना? उस कोर्स को हटा दिया गया, लेकिन इतनी चीजों को जानिए, ये जानना जरूरी है। 1748 में एक्स ला सापेल की जो संधि हुई फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य, उसने क्या किया? यहां भी युद्ध को समाप्त कर दिया। कर्नाटका का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। इसमें क्या हुआ कि दोनों कंपनियों ने जो एक दूसरे के क्षेत्रों को जीता था उसे वापस कर दिया। ठीक है, पहला काम। दूसरी चीज कि भारतीय शासकों की जो कमजोरी है वो इन यूरोपीय कंपनियों के सामने प्रत्यक्ष हो गई। यानी अभी तक जो ये सोचा जाता था कि इन्हें हराया नहीं जा सकता, अब ये प्रमाणित हो गया कि इन्हें हराया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रथम कर्नाटका युद्ध हुआ। टाइम कितना हो गया? इसको ऑफ करिए। तो कर दीजिए। अभी है सर, रुक जाइए अभी है सब। अरे बेटा वही मैं देख रहा हूँ ना। बिना देखेंगे चलिए रिवाइज कर एक बार। कौन रिवाइज करोगे? मालबरी बात ही करेंगे। घर में नहीं गए तो अकेले घरे रिवाइज कर। सीधा करो। कहाँ जाइए? कर्नाटका का द्वितीय युद्ध। एक बार कर्नाटका का द्वितीय युद्ध, ठीक है। लड़की क्यों ये बुला चाइना का सवाल सुधा बनाइए घर पे जमा के। आर्किटेक्चर। चलिए, कर्नाटका का द्वितीय युद्ध जो 1748 से 1754 में हुआ, ठीक। इसमें ऐसा नहीं था कि कोई यूरोप में युद्ध शुरू हो गया हो फिर यहाँ पे युद्ध शुरू हुआ, ऐसी कोई स्थिति नहीं। ये युद्ध जो हुआ वो कर्नाटका और हैदराबाद यानी निजाम का क्षेत्र, वहाँ के जो आंतरिक कलह हुई ये उसकी देन, ठीक है। कर्नाटका में अनरुद्दीन जो नवाब है और चांदा साहब, ये
एक नया किरदार आ गया है, यहाँ आया, लेकिन ये है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, ये कर्नाटका के पूर्व नवाब दोस्त अली का दामाद था। अनवरुद्दीन, जिसे निजाम ने कर्नाटका का नवाब बनाया है, ये निजामुल मुल्क उसका एक सेवक था। और जब निजाम ने कर्नाटका को जीता, अनवरुद्दीन, ये नाम परिवर्तन है, अनवर अली, यस सर। शासक बनने के बाद इसने अपना नाम अनवरुद्दीन किया, ठीक है। चादा साहब एक ये भी प्रतिद्वंदी है उस सत्ता का। अडियार के युद्ध में इसकी स्थिति कमजोर कर दी। अडियार का जो युद्ध हुआ उसमें नवाब की स्थिति कमजोर हो गई। अगर नवाब विजयी हुआ होता तो ये चैप्टर ही नहीं आता। यस सर। चूंकि नवाब पराजित हो गया तो वो जो विरोधी है उसको ये आशा बधी कि मैं भी पा सकता हूं, अगर प्रयास करूं तो पा सकता हूं, ठीक है। इसने प्रयास आरंभ किया और इसका सहयोग किसने किया? डिवाइड हो गया। अगर एक व्यापारिक कंपनी किसी एक का सहयोग कर रही है तो स्वाभाविक है दूसरा दूसरे का ही करेगी। यस सर। कर्नाटका में चादा साहब का सहयोग फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी डुप्ले, ठीक है। 1754 तक तो आपको रखना ही पड़ेगा जब तक ये है। वही देखिए लास्ट, यस सर। ठीक है। फ्रांसीसियों ने चादा साहब का समर्थन किया कर्नाटका में। दूसरी तरफ की स्थिति देखिए, निजामुल मुल्क की मृत्यु के उपरांत उसका पौत्र और पुत्र, इसको ऐसे मत समझिए इसका पुत्र, ये सेकंड पुत्र है, द्वितीय पुत्र, और ये प्रथम पुत्र का पुत्र है। दोनों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। अब यहां की स्थिति देखिए, इसका बाप कहाँ गया? अच्छा। ये कारण है द्वितीय कर्नाटका युद्ध के, ये कारण है। कारण यहां क्या बदला? अभी तक कारण था कि व्यापारिक हित, व्यापारिक लाभ, ये मूल कारण है। और व्यापारिक लाभ मिलेगा किससे? जो शासक होगा। ये दोनों कंपनियां प्रयास इसीलिए कर रही हैं, इसीलिए समर्थन कर रही हैं कि जिसे मैंने चुना है अगर वो शासक बन गया तो सारा लाभ मुझे मिलेगा। सारा का सारा खेल व्यापार पर एकाधिकार का है, बस रास्ता बदल गया, ठीक है ना। स्थिति क्या हो गई? ये स्थितियां हैं। और दूसरी स्थिति थी व्यापारिक एकाधिकार, वो हमेशा है। हुआ क्या? डुप्ले ने चादा साहब का समर्थन किया और चादा साहब ने डुप्ले यानी फ्रांसीसियों का समर्थन पाके अरकाट पर अधिकार कर लिया, कर्नाटका, ठीक है। त्रिचनापल्ली, ठीक। ये तो क्षेत्र है जिन पर चादा साहब ने अधिकार किया फ्रांसीसियों की मदद से, और पूरे के पूरे कर्नाटक के क्षेत्र पर।
ये चैप्टर समाप्त हो गया अनवरुद्दीन का। ठीक है, यानी अब कर्नाटक का नवाब कौन है? चादा साहब। ज़्यादा से दूसरी तरफ डुप्ले ने क्या किया? निजाम के झगड़े में मुजफ्फर जंग का सहयोग किया, अंग्रेजों ने नासिर जंग का। यानी हैदराबाद में जो स्थिति मजबूत हुई वो अंग्रेजों से जब ये देखा कि अनवरुद्दीन की स्थिति खराब हो गई, यानी कर्नाटक पर चादा साहब का अधिकार हो गया, तो उसने क्या किया? अंग्रेजों ने नासिर जंग को आगे कर दिया कि आपके साम्राज्य में ऐसा हो रहा है, इसको आपको रोकना चाहिए। नासिर जंग ने क्या किया? अंग्रेजों की सलाह मानते हुए उसने कर्नाटका यानी अर्काट पर आक्रमण कर दिया। इस अभियान में उसने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। अपने सत्ता के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को उसने क्या किया? बंदी बना लिया। लेकिन यहां भी देखिए स्थिति क्या हुई। डुप्ले ने क्या किया? नासिर जंग के जो अधिकारी हैं उन्हें धन देकर अपनी ओर मिला लिया। भारत के इतिहास में एक चीज और आ गई कि आप धन देकर किसी को भी खरीद, रिश्वत लेने की शुरुआत। आज भी ये मौजूद है। यस सर। धन्यवाद। यानी हमने अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। क्या किया इसने? अधिकारियों को अपनी ओर मिला लिया। और नासिर जंग को समाप्त कर दिया गया। यानी अब निजामुल मुल्क कौन हो गया? मुजफ्फर जंग जब निजाम बना तो उसने एक बड़ा क्षेत्र फ्रांसीसियों को सौंप दिया और अपने यहां एक फ्रांसीसी सेना रखना भी स्वीकार कर लिया। अब लाभ क्या हुआ इससे? कि संपूर्ण दक्षिण पर फ्रांसीसियों का वर्चस्व हो गया। केवल इन सहयोग द्वारा फ्रांसीसियों का वर्चस्व हो गया। परिस्थितियां क्या हुई? एक साहसी अंग्रेज नौयुवक, आपके इतिहास में यही कहा जाता है इसके बारे में, एक साहसी अंग्रेज नौयुवक रॉबर्ट क्लाइव ने एक सीमित सैन्य शक्ति, लगभग इसके पास 200 से 250 सैनिक थे। 200 से 250 सैनिक चाहिए। सर को देना भी है। दो 200 से 250 सैनिक सहायता के बल पे इसने क्या किया? अर्काट का घेरा डाल दिया। ठीक है। और 1751 में उसे जीत लिया। चादा साहब को जब इसकी सूचना पड़ी, चादा साहब और फ्रांसीसी कमांडर
ला। इन दोनों की संयुक्त सेनाओं ने अर्काट को पुनः जीतने का प्रयत्न किया, परंतु वह पराजित हो गए। ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के सहयोग के लिए अंग्रेजी बेड़ा पहुंच चुका था। 1751 1757 की बात नहीं हो रही, अभी उससे पहले जब बंगाल पे अधिकार अंग्रेजों का नहीं हुआ है। स्थितियां क्या हुई? इनकी पराजय हो गई और 1754 में सॉरी 1754, ठीक है 1754 डुप्ले की जो स्थिति थी यहाँ कर्नाटका में, जो वो करना चाहता था, उससे फ्रांसीसी शासन आज ही जा चुकी थी, वो परेशान हो चुकी थी। जो डुप्ले नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहा था कर्नाटका में या दक्षिण भारत में, उससे फ्रांसीसी सरकार पूरी तरह उसने निर्णय कर लिया कि अब डुप्ले को वापस बुला लिया जाए। 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया फ्रांस। इतिहास में फ्रांसीसियों की ये सबसे रणनीतिक भूल थी। ये सबसे रणनीतिक भूल थी, ठीक है, ये सबसे बड़ी रणनीतिक भूल, क्योंकि डुप्ले जो कर रहा था या कर सकता था, उस काम में ब्रेक लग गया। फ्रांसीसी गवर्नर गार्डह्यू को गवर्नर बना के भेजा गया कर्नाटका में, और उसने आते ही अंग्रेजों से पौंडीचेरी की संधि कर दी। 1754 पौंडीचेरी की संधि। स्थितियां क्या हुई कि पुनः दोनों अपने अपने स्थिति पर चले जाएंगे, यानी जिन जिन क्षेत्रों को जिन्होंने जीता है उन्हें वापस कर दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण चीज जो इसमें संधि में कही गई, यानी जो देसी रियासतें हैं उनके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, नहीं किया जाएगा। ये तय किया गया कि अब कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। समय अरे मैं लास्ट में खत्म कर देता हूँ ना, 2 मिनट लगेगा। ये बहुत विस्तृत नहीं है, ठीक ना, ये थोड़ा सा ही है, इसको खाली समझना। कर्नाटका का तृतीय युद्ध 1756 से 61 ये प्रारंभ हुआ सप्तवर्षीय युद्ध से, जिसे इतिहास में कहा गया यूरोप का 7 वर्षों का युद्ध। यानी जो युद्ध 7 वर्षों तक चला, लगातार नहीं, थोड़े थोड़े अंतराल पे। क्यों भाई 63 क्यों बताए? 1756 से 61 ठीक है। अरे यहाँ थोड़ी ना, आप कर्नाटका की बात कर रहे हो, कर्नाटका की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी गलती है जो मैंने अधूरा किया। ये मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ बेटा, ये मेरी गलती है जो मैंने आपको अधूरा बताया, ठीक है ना।
यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय इसीलिए कहा गया क्योंकि ये 7 वर्षों तक चला, थोड़े थोड़े अंतराल पे, फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य। और क्या हुआ कि यहाँ भी दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध की समाप्ति 1759 में बांदीवास के युद्ध के साथ हुई और 1763 अब आएगा पेरिस की संधि। यानी जो बंदीवास का युद्ध हुआ दोनों कंपनियों के बीच, उसमें विजय किसकी हुई? अंग्रेजों की। और जो पेरिस की संधि हुई यूरोप में, उससे ये युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन कर्नाटका के इस तृतीय युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और फ्रांसीसी सत्ता का अंत कर दिया। जो समझौता हुआ यहाँ पे दोनों के मध्य, उसमें एक चीज की गई कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करेगी, यानी उसे सेना रखने का अधिकार नहीं दिया गया, केवल व्यापार। किसी भी राजनीतिक मामले में वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यानी ये कर्नाटका का जो तृतीय युद्ध हुआ, इसने क्या किया? ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कर दी। कर्नाटका की स्थिति बता रहा हूं मैं, क्योंकि 1757 देखिए बंगाल में स्थिति मजबूत हो गई, प्लासी का युद्ध, कल इसी की चर्चा है। फ्रांसीसी सत्ता का अंत, यानी जो स्वप्न देखा था डुप्ले ने, यानी जो सूरज उसने उगाया था, वो सूरज आज डूब गया। यानी फ्रांसीसी सत्ता की समाप्ति हो गई। अब वह एक व्यापारिक कंपनी भर रह गई। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा आज का चैप्टर। बेटा इसको